नितेश रघुवंशी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंश स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में आपने सीखा था क्या कि स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों के वर्गीकरण में स्वरों के वर्गीकरण में जो पहला वीडियो था वो मात्रा या उच्चारण के आधार पर था। दूसरा वीडियो में हमने क्या सीखा था दोस्तों, ओठ के आधार पर, अगले भाग में ओठ के आधार पर, जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर सीखा था दोस्तों। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो बात करने वाले हैं जाति आधार पर स्वर कैसे डिवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें कि उच्चारण स्थान कैसा होता है स्वर का, आगत स्वर क्या होता है, कौन कौन सा उच्चारण स्थान का कैसा क्रम होता है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम स्वर पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिए, अंतिम जो वीडियो रहेगा हमारे पूरे वर्णमाला का उसमें स्वर और व्यंजन को एक साथ लेकर कुछ छोटे बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और लगभग 30 से 50 क्वेश्चन के बीच मैं एक वीडियो केवल क्वेश्चन पर, क्योंकि पढ़ तो लिया है, अब क्वेश्चन आते कैसे हैं तो एक लास्ट जो वीडियो होगा उसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ तो कितने क्वेश्चन हो जाए आपसे बनेंगे, डेफिनेटली तय मान के चलिए आप 100% आपसे बनेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। लेकिन फिर भी तरीका कैसे होगा, जब आपके सामने वर्णमाला का क्वेश्चन होगा उसको देखने का नजरिया कैसा होगा, कैसे क्या होगा, तो वो अपन यहाँ क्लास में देखेंगे, उसको फेस करेंगे ताकि आप उससे कुछ ना कुछ स्टडी आपकी बना सके। तो चलिए आज हम स्वर के अगले भाग की ओर चलते हैं और भाग क्या है स्वर का, देखें तो आज हम पढ़ने वाले हैं जाति आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, जाति आधार पर स्वर का वर्गीकरण। अब बात क्या हो रही है ध्यान रखिए, अब उस लाइन की जरूरत नहीं है जिसमें हम ये छापेंगे कि कौन ये है कौन वो है। ये दो प्रकार का होता है, नाम देख के स्पष्ट लग रहा है, जाति आधार पर एक तो उसी जात का होगा, एक उसकी जात का नहीं होगा, नाम से स्पष्ट है। मतलब ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। और वो कौन कौन सा प्रकार है देखिए, एक तो सजातीय, कौन से स्वर दोस्तों, सजातीय स्वर, और दूसरे कौन से स्वर है दोस्तों, विजातीय स्वर। अच्छा, सजातीय मतलब समान जाति के, अरे ऐसे लिखिए ना, सम संख्या, और दूसरा लिखा विषम संख्या। सम मतलब एक ही जगह पे स्पेस लेके 2 4 6, विषम मतलब 1 3। ऐसे आप मान चलिए कि सम सजाति मतलब एक समान और विजाति मतलब अलग अलग। बात समझ में आती है, देखिए इधर। आप कैसे समझे कि कोई स्वर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से सजाती स्वर का समूह कौन सा है, या कौन सजाती स्वर है कौन विजाती स्वर है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको ये पूरी वर्णमाला का जो स्वर की लाइन है वो लिखी है यहाँ पर, आई ओ और औ, देखिए कैसे करना है इसे। अगर मैंने कहा दोस्तों कि मैं आपको एक पेयर बना रहा हूं और पेयर के आधार पर आप तय करें, जैसे मैंने आपको यहां बनाया, ये कैसे स्वर का मेल है, ये सजाती है कि विजाती है, तो आपको कैसे तय करना है। देखिए ध्यान से, जब दो स्वर आपको दिए रहे, एक इस तरफ और एक प्लस के इस तरफ, क्या बोला, जब दो स्वर आपको दिए रहे एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, अगर वो दिखने में एक समान दिखेंगे, क्या बोला मैं, दिखने में एक समान दिखेंगे, तो हर बार ये मान लेना कि वो सजाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर कैसे जज करना है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस में मैं आपको सिखा चुका हूं, अभी हमने जब स्वर की लाइन के बारे में जितनी चर्चा की है, अगर उस चीज को अगर आपको ध्यान हो कि कैसे कैसे क्या बनता है दोस्तों, तो शायद ये बहुत ही आसान होगा आपको समझने में कि सजाती स्वर कौन सा कहलाएगा और विजाती स्वर कौन होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि इनमें से सजाती विजाती कौन है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए बी कौन कौन सा इनमें से सजाती युग्म है, तो बताइए सजाती है या नहीं है, तो जी हाँ सजाती है। तो उसको कैसे देखना है, दोनों के दोनों कटेंगे तो या तो 0 बचेगा, इसकी कोई मात्रा होती नहीं दोस्तों, तो या तो कोई मात्रा नहीं बचेगी या तो कोई मात्रा नहीं बचेगी। जैसे आप देखिए मैंने लिखा आ प्लस अ, तो आपने क्या किया, इसको तोड़िए, अ प्लस आ और इसको आ, एक से एक को काट दिया, क्या बचा दोस्तों, आ। इसकी कोई मात्रा होती है नहीं, मतलब यहाँ फिर ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पर अ और यहाँ पर लिखा ई,
क्या इसको कुछ मतलब और किसी भाग में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं साहब, ये तो कुछ और अपन को आगे इसका इक्वल में बनाना नहीं है कि क्या बन रहा है, इन दोनों का युग्म एक साथ आया है तो आपको ये बताना है कि ये सजाती है विजातीय। तो सीख रहे हैं, बाद में लिखने वाला हूं सजाती विजाती कैसे। क्या लिखेंगे? ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में, एक तो दिखने में भी अलग है, दिखने में जब अलग होगा तो डेफिनेटली ये तो तय है कि वो कौन से होंगे? विजाती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, वापस से वही कमी बच जाएगा आ प्लस ई। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल बचेगा। अगर मैंने आपसे कहना है कि अगर ई है और ये बड़ी ई है तो देखिए ध्यान से, या तो स्मॉलेस्ट, मतलब यहां पर क्या बताया था, आ और आ है इसका सबसे छोटा, जिसकी कोई मात्रा नहीं या मात्रा हो भी तो किसकी हो? उसके छोटे भाग की होगी। तो यहां देखिए ई है प्लस यहां पर क्या हुआ? ई प्लस ई, क्योंकि दो बार कन्वर्ट, ये वापस से बचा तो केवल आंसर क्या आया? ई, मतलब एक छोटी मात्रा। मतलब हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, इसकी तो कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन क्या कोई और बदला क्या? ये कहीं ऊ आ गया क्या इसका आंसर? या तो क्या आएगा, उन दोनों में से कोई ना कोई एक रह जाएगा, जैसे यहां पर ई रह गया, यहां पर क्या रह गया? आ रह गया। ऐसा तो नहीं है कि बाद में कितना भी कुछ किया आखिर में आ प्लस आ बचेगा। यहां पर ये बच रहा है, कहीं बार जीरो बचेगा, जीरो मतलब क्योंकि यहां मात्रा नहीं थी इसलिए जीरो आ गया था। अब यहां खुद ही एक बच गया है, तो बचा क्या है? क्या दोनों बचेगी? एक बचा है, एक बचा है। लेकिन अगर यहां की बात करूं, हर बार कितने बचेंगे? दो, उससे अधिक बच सकते हैं। समझिए ध्यान से, मैं जब तक नहीं लिखने वाला हूं तब तक आपको यहां से समझ ना आ जाए कि कौन सा सजाती युग्म है, कौन सा विजातीय। वापस से समझिए एक बार और, देखिए, देखते जाइए अभी बस, फिर एग्जांपल उन्हीं को अपन लिख लेंगे। मैंने कहा यहां पर आ लिखा है और इधर लिखा है ऊ। कोशिश करिए उसको तोड़ सकते हैं तो हाँ साहब ये युग्म कैसा है? तो मैंने बोला अ प्लस अ और इधर क्या हुआ? ऊ। क्या बोला जी? अ प्लस ऊ। तो यहां मुझे ये करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका स्पष्ट समझ में क्या आ गया? ये तो देखने में पहले ही क्या है? भिन्न भिन्न है, जो एक जात के दिखी नहीं रहे सर। जब एक जात के दिखी नहीं रहे तो क्या होंगे? भिन्न, मतलब क्या होंगे? विजाती। तो यहां ये प्रोसेस करने की आपको जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ये री लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? री लिखा है और री के साथ ए लिखा है। मैं कुछ करूंगा यहां पर? मत करिए दोस्तों। क्यों नहीं करिए? कि आ का ई बनेगा, आ प्लस ई ए बनेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? ये दिखने में ही विपोजिट लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? विजाती हो गया। लेकिन आ प्लस आ लिखा तो आपने बोला साहब डेफिनेटली तो कट जाएगा, जीरो बचेगा, या तो उनमें से कोई एक बचता या तो जीरो बचा। तो दोनों के दोनों तो नहीं बचेंगे ना, आ प्लस आ, ये तो कट गया, जीरो होगा, तो सजाती हो गया। अगर मैंने कहा ई के साथ ऊ का कैसा मेल है, तो आपको बोला ई एक अलग है और वो अपना एक अलग है, इसका मतलब एक कट पिट कुछ नहीं सकता, आखिर में कुछ भी कर लो बचेगा क्या? ई प्लस ऊ। और ये करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब ऑलरेडी भिन्न दिख रहे हैं तो ये कौन सा पेयर हो जाएगा? विजातीय। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझते चलिए, देखते चलिए आप लोग, है ना। लेकिन वही मैंने लिख दिया री प्लस री, मैंने लिख दिया री प्लस री, तो आपने बोला कि साहब दोनों एक जैसे हैं, मतलब सजाती है, कट जाएंगे, जीरो हो गया। या तो री बचेगा या तो जीरो हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर एक जैसे स्वर हो दोस्तों, अ प्लस अ, ई प्लस ई, तो इनमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो क्या है, जब आ प्लस अ लिखा था तब हम अंदर जा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तो देख के पता चल रहा है कि समान है। बोलो हाँ है ना। और यही लिख दिया ई प्लस ऊ या आ प्लस री, ये तो देख के ही भिन्न लग रहा है। बोलो हाँ है ना। तो इनमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समझे, सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर आपसे क्या करने वाला है वो पूछे, देखे यहाँ पर। तो बताइए, अभी जो आपने सीखा वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ये बताइए सजाती स्वर मतलब क्या? वे स्वर जो दिखने में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। क्या होते हैं जो दिखने में? वे स्वर जो आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन ही रटते रह जाएंगे, इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखे तो बेटर होगा, नहीं तो आप सीखने की जगह उसको रटना स्टार्ट कर देंगे। इस पर्टिकुलर के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी है जब सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है। तो बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें पेयर बताइए आप क्या क्या बना सकते हैं पेयर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग, अ प्लस आ आएगा नहीं आएगा? जी हाँ आएगा, क्योंकि एक जैसे। मैंने बोला आ प्लस आएगा, जी हाँ एक जैसे चलेगा, केवल बचेगा तो आई बचेगा। इधर आ प्लस आ
बनेगा? बोले हाँ बनेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अ प्लस आ बनेगा? हाँ बनेगा। अगर ऐसे में बात करूँ इधर चले तो ई प्लस ई बनेगा? हाँ सजाती है। अरे इतना लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट में, ये तो वैसे फिर भी लिख दे रहा हूँ। ई प्लस बड़ी ई प्लस ई, वो भी सजाती है। ई प्लस इस तरफ ई, तब भी सजाती। ये इस तरफ ई, इधर ई, तब भी सजाती। अरे ऐसी अगर मैं बात करूं ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ और ऊ सजाती है। मैं ऐसी बात करूं री प्लस री, कैसा है दोस्तों, सजाती है। बोलो हाँ या ना? तो विजाती क्या होगा, इनमें किसी का भी आपस में मेलजोल कर दीजिए, हमेशा क्या होगा, विजाती होगा। अब पूरे लिखना है या एक लिखना है, बात तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की कि वो समझ में आए, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, वो तो इतना भी समझ में आ सकता था, फिर भी लिख दिया आपके लिए। ये लिखा अ के साथ ई किया, कोई मेल नहीं है। आ के साथ ऊ किया, कोई मेल नहीं है। बोलो हाँ या ना? री के साथ मेरा मन हुआ मैंने ई जोड़ दिया, कोई मेल है नहीं है। री के साथ मैंने ऊ जोड़ दिया, कोई मेल है नहीं है। री के साथ ए जोड़ दिया, कोई मेल है नहीं है। आ के साथ ए जोड़ दिया, कोई मेल है नहीं। इसका मतलब सब विजाती में। अब बारी आती है क्या, ध्यान से देखें यहां पर, अ प्लस ओ सजाती युग्म है या विजाती युग्म है? देखिए ध्यान से। तो आपने बोला कि सर दिख रहा है, ये भी इसके जैसा दिख रहा है, ये भी इसके जैसा दिख रहा है। बोलो हाँ कि ना? लेकिन दोस्तों आप ये क्यों भूल गए, क्यों कि ये जो चारों के चारों संयुक्त है वो किसी अलग अलग दो पेयर से मिलके बनते हैं। जैसे अ से ई मिला था तो ए बना था, अ से बड़ी ई मिली थी तो आई बना था, अ से ओ मिला तो ओ बना था, अ से बड़ा ओ मिला तो औ बना था। तो इसको करते हैं। देखिए मैंने कहा या तो इनमें दोनों में से एक कोई पीछे बस जाए। देखिए आप आ, ये कैसे बनेगा, आ प्लस ऊ। बोलो हाँ या ना? आ से कट गया, क्या बचा, ऊ। अभी भी एक शेष रह गया, वो भी वो जिनका इन दोनों में देखने में, क्योंकि दिखता है सजाती विजाती, तो ये ऊ बच रहा। क्या इसे बचना चाहिए? या तो बचता तो क्या बचता, या तो आ या तो ऊ, लेकिन क्या बच गया, ऊ। इसका मतलब ये जुड़ा कैसा कहलाएगा, विजाती। कैसा कहलाएगा दोस्तों, ये विजाती। अरे हाँ कि ना? अगर मैं वापस से आपसे कहूं कि आ प्लस औ, तो आप बोलोगे साहब ये भी विजाती। अब आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है क्या, कि ये जो पीछे वाले चार, मतलब ये पीछे वाले जो दो है, इसमें से जो इनके जैसे दिखते हैं कि आ के साथ ओ क्या होगा सर, तो आप ले लीजिए आ प्लस आ किया, इसको क्या बनाया, आ प्लस क्या बनाया दोस्तों, इसको आ प्लस ऊ बनाया। काटिए, आ से आ कट गया, आखिरी में क्या बचा दोस्तों, आ प्लस ऊ बचा। मतलब दो चीजें बच गई जिसका कोई सेंस नहीं। मतलब आपको सीधा पता हो। और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए कि अगर संयुक्त स्वरों को अगर मूल स्वरों के साथ कहीं भी जोड़ा जाए तो वो जो युग्म कहलाएगा वो कौन सा युग्म कहलाएगा दोस्तों, कौन सा युग्म कहलाएगा दोस्तों, विजाती। तो ये बात समझ में, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, एक चीज का ध्यान रखिए। इस सजाती विजाती यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह समझिए। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा दोस्तों ट्रिक के माध्यम से, उस समय मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, वो है सजाती और विजाती की। आपको लग रहा है इतना सा टॉपिक था, इतना लंबा क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये अगर लंबा कर दिया तो शायद मैं वहां पर शॉर्ट कर पाऊंगा और वहां पर आपको संधि बड़े अच्छे से समझ में। आज पूरी की पूरी संधि, स्वर संधि केवल और केवल आपके किस पर डिपेंड है दोस्तों, सजाती और विजाती स्वर पर। तो क्या ये अभी वहां भी बात करेंगे हम लोग संधि में, क्या ये बात समझ में आई सभी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात, अगला जो है वो हमारे पास है उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, पर उससे पहले आगत स्वर को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं दोस्तों, आगत स्वर को देख लेते हैं। आगत स्वर कौन सा स्वर दोस्तों, आगत स्वर कौन सा स्वर दोस्तों, आगत स्वर। इसके और भी नाम है, भी अन्य लिखने वाला हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आगत स्वर क्या है। आगत स्वर मतलब आया हुआ, कौन सा स्वर जी, आया हुआ। इसके और भी तरीके से अगर पूछना चाहे, वैसे मैं क्लासेस के अंदर आगत स्वर लिखवाता हूं आपको, लेकिन ध्यान रखें जो क्वेश्चनिंग हो सकता है वो आगत स्वर के अलावा और भी तरीके से पूछा जा सकता है।
जब मैं आगत व्यंजन भी आपको पढ़ा दूंगा व्यंजन की क्लास के बाद, तब आखिरी क्लास में और आपको आपस में डिबेट करके बता दूंगा कि कौन आगत स्वर में आएगा और कौन आगत व्यंजन में आएगा। ठीक है, फिर भी इसके नाम देख लीजिए क्या क्या नाम हो सकते हैं दोस्तों। आगत स्वर का नाम हो सकता है ग्राहित स्वर, ग्राहित मतलब ग्रहण किया हुआ स्वर। विदेशी स्वर, कौन सा स्वर दोस्तों? विदेशी स्वर भी कौन है यहाँ पर? आगत स्वर को ही कहा जाता है। मैं बोलूं कि नवीन विकसित ध्वनि कौन होगा दोस्तों? यही होगा। अब भी ध्यान रखिए, यहां पर एक और ऑप्शन आ सकता है, लेकिन जब मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि आखिरी लेक्चर में आगत स्वर और आगत व्यंजन में कब कौन सा लगाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आगत व्यंजन नहीं आ रहा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में केवल आगत स्वर बैठा हुआ है, वहां पर रखा हुआ है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, उनके नाम ये हो सकते हैं और वहां केवल आगत स्वर आया तो आप ये ना समझे कि ये तो और कुछ होगा। तो नवीन विकसित नवनिर्मित ध्वनि, नवनिर्मित ध्वनि भी कौन होगी? किसको कहा जाएगा? आगत स्वर को। ये 4 नाम भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर मैं ग्राह्य स्वर और विदेशी स्वर को छोड़ दूं तो नवीन विकसित ध्वनि और नवनिर्मित ध्वनि के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता सकता हूं। एक तो क्या होगा? आगत स्वर जो आपके पास लिखा है, पहले सुन लो जो आगत स्वर। तो आगत स्वर मतलब कौन सा स्वर जी? विदेशी स्वर जो बाहर से आया हुआ है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सुनिएगा ध्यान से। जैसे एक शब्द था आपके पास, ये हमने जो हमारे पास मात्रा थी उन लोगों को लगाने की कोशिश की। सबसे पहले हमने लगा दिया, मान लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोला जी? डॉक्टर। अगर मैं बना दूं तो डॉक्टर, क्या बन गया जी? डॉक्टर। ये बना डॉक्टर, ये भी नहीं बना। उसकी वजह क्या हुआ? हमारे जो विद्वान रहे होंगे, विद्वानों ने क्या तय किया कि एक स्वर जो बाहर की भाषा से लिया है वो स्वर को हम ले लेते हैं और वो अर्धचंद्राकार होगा, और इस अर्धचंद्राकार को ही क्या कहा जाएगा? आगत स्वर। मतलब जितने भी अंग्रेजी भाषा, आगे शब्द भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी किस भाषा का शब्द होता है दोस्तों, उसमें कहा जाएगा क्या कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों में जिन शब्दों के ऊपर अर्धचंद्राकार लगा है वो कौन से भाषा के शब्द होंगे? अंग्रेजी के। ऐसा बता दिया गया। और बता दूं मैं आपको, आगत स्वर की संख्या 1 होती है दोस्तों, और ये ऐसा लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ये आप बारीक में इसको पढ़ूं कैसे, मैं इसको पढ़ूं कैसे, तो मैंने कहा दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आपको बोल दिया। सभी में अंतर है, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बता रहा हूं आपको। एक तो चंद्रबिंदी लगी है 2 अक्षरों में, एक में अनुस्वार लगा है और एक में आगत स्वर लगा है। देखिए चांद, क्या बोला दोस्तों? चांद। क्या बोला दोस्तों? चांद। यहाँ क्या बोला? आंख। क्या बोला दोस्तों? आंख, 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 चांद। ठीक है। कंचन, कोई लेना देना नहीं किसी से। आंख, क्या बोला? आंख, आंख, नॉट आंख। आंख बोला था, आंख, ऐसा माउथ ऐसा बन रहा है और एक में लंबा। इसका मतलब इसका उच्चारण कैसे होगा? आंख के जैसे। इसलिए आपने देखा होगा इसके कुछ एग्जांपल। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? जैसे ये लिखा है, अभी कुछ नहीं लगा तो क्या लिखा? डॉक्टर। और अगर मैं इसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाता तो डॉक्टर, क्या बोलते हैं? डॉक्टर। और अभी मैंने इसको हटा दिया और आगे शब्द क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या बनेगा दोस्तों? डॉक्टर। अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी के और भी शब्द हैं। ये क्या बना दोस्तों? नॉलेज। न ओ लग जाएगा, नॉलेज। अगर मैं सीधा बोलूं तो ये हो जाएगा नॉलेज। क्या हो गया? नॉलेज। लेकिन अब नॉलेज। ऐसे मैं बोलूं कॉलेज, लेकिन जब मैं उसके ऊपर आगत स्वर लगा दूं अंग्रेजी के शब्द के ऊपर तो क्या बन जाएगा? कॉलेज। क्या बन गया दोस्तों? कॉलेज। बात समझ में आ रही है? ऐसे कॉपी, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत से शब्द हैं। उसमें ये पूछा गया आपसे एसआई के अंदर कि निम्न में से कौन सा शब्द है, जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें आगत स्वर युक्त शब्द लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आंसर क्या होगा? अगर सीधा पूछ लिया जाए कि आगत स्वर की संख्या कितनी होती है, वो होती है 1। निम्न में से कौन सा आगत स्वर है? आपके सामने जैसे ये लिख दिया, आपके सामने ये लिख दिया, आपके सामने ये आ गया और आपके सामने ये आ गया, तो आंसर क्या होगा? समझ में आती है दोस्तों?
क्लियर है सभी को? लेकिन मैंने कहा इनमें और भी दो ऑप्शन, मतलब हर बार ऑप्शन इन चारों का ऑप्शन क्या होगा? आ होगा, लेकिन दो का ऑप्शन और कुछ भी हो सकता है। अगर वहां व्यंजन आ गया तो वो अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। ये क, ख, ज और फ, ये भी नवीनतम विकसित ध्वनियां कहलाती है जो बाहर से आई हुई है, और ये एकमात्र स्वर है और ये पूरे के पूरे व्यंजन है, इसलिए हम व्यंजन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। उस समय आखिरी में हम बता देंगे कब कैसा इसमें आंसर लगाना है। लेकिन अगर वहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन में अवेलेबल, समझिए मेरी बात को ध्यान से, अगर वहां पर इनमें से कोई भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है और ए, बी, सी और डी ऑप्शन है और वहां नवीन विकसित ध्वनि हो या नॉन निर्मित ध्वनि पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या निकलेगा दोस्तों? आ। लेकिन अगर वहां पर ऑ नहीं होगा तो फिर इनमें से कोई होगा तो इन दोनों का, लेकिन इन तीनों का आंसर सदैव क्या होगा? इन तीनों का आंसर सदैव आ होगा। ये बता दिया है कि कंक्लूड कैसे होगा, तो आखिरी में वो भी देख लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया? चलते हैं आगे। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन है जो है, मुझे बताइए, अभी आपने सीखा उसके आधार पर देखिए ध्यान से, अनुस्वार व विसर्ग को क्या कहा जाता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, अनुस्वार व विसर्ग को क्या कहा जाता है? ए, बी, सी और डी। कोई भी ऑप्शन हो आपके सामने, अगर वहां अयोग्य ऑप्शन में है तो आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हैं कि अयोग्य क्यों होगा आंसर? क्यों? क्योंकि साहब अम और आहा ये अयोग्य थे। क्या थे दोस्तों? अयोग्य थे। इसका मतलब ये क्या है? अनुस्वार है और ये क्या है? विसर्ग। तो कहीं बार क्वेश्चन ऐसे ही ना करके ऐसे भी पूछ ले। मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया कि अयोग्य ही आंसर होगा। ध्यान रखें, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप हर बार उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला है उच्चारण स्थान। किसका? स्वरों का। किसका उच्चारण स्थान जी? स्वरों का, कि कौन सा स्वर किस स्थान से बोला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता चल जाए कि आखिर में हमारे मुख के अंदर कौन सा स्थान क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर समझिए, तोते की नाक बन गई जी, ये तो थोड़ा आदमी जैसा लग रहा है क्या ये? अरे नहीं भी लग रहा तो मान लीजिए, पुराने जमाने के आदमी मान लीजिए जी। ठीक है, ये बुक में देख के गड़बड़ा जाते हैं कि क्या बना है, कैसा बना है जी। ये आपकी जीवा, ये आपके दंत है, ये आपकी नली है नाक की, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा भाग, ये आदमी बन गया। बात समझ में आती है क्या? अब समझते हैं दोस्तों कि कौन सा स्थान क्या कहलाता है। जरा ध्यान से देखिए, कुछ तो आपको दिख ही रहे होंगे। ओठ आपको दिख रहे हैं, अरे ऐसा मत बोलना कि ओठ नहीं दिख रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। ओठ क्या है? ये यहाँ है। दंत क्या है? ये है। अब बारी करते, देखिए यहाँ ये जो भाग है, कौन सा भाग दोस्तों? ये जो भाग यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को मतलब ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर आप एक बॉल जैसा दिखता होगा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जो आपके निकली होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, इसको कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंठ। बात समझ में आ रहा? क्या कहा जाता है दोस्तों? कंठ। थोड़ा ऊपर चलिए, यहाँ पर एक चीज लटकती रहती है, इसी की वजह से, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है काकल। क्या कहा जाता है दोस्तों? काकल कहा जाता है। ये काकल ही डिसाइड करती है कि किसी का गायन मोटी आवाज में है, किसी का पतली आवाज है, या किसी की बहुत बारीक आवाज है, किसी की बहुत मोटी आवाज है। यही डिसाइड करती है। जितनी पतली होगी तो क्या होगा, यहाँ से जो प्राणवायु होगी ना दोस्तों, वो प्राणवायु आसानी से निकलेगी, तो उतना ही मधुर गायन हो जाएगा। मतलब हवा ज्यादा मिलेगी तो प्राण, हवा मतलब हो गया अंदर से निकलने वाला प्राणवायु जो मुख से निकलता है, इसका मतलब ये जितनी पतली होगी उतनी आवाज में पतली होगी। क्यों? क्योंकि श्वास को निकलने में जगह मिलेगी। लेकिन अगर जितनी मोटी होगी उसकी आवाज आपको लगातार उतनी ही मोटी मिलती जाएगी। समझ में आई मेरी बात? तो ये क्या हुआ? काकल। थोड़ा ऊपर चलिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये पूरा का पूरा यहाँ जो पड़ता है उसको कहा जाता है तालु। क्या कहा जाता है दोस्तों? तालु।
ध्यान से देखिए, मैं भी आपको इन सब चीजों को दिखाने वाला हूं अपने माउथ के आधार पर। देखिए इधर ध्यान से, तालु। मैंने कहा दोस्तों कि अगर मेरे मुख को देखिए आप, तो सबसे पहले ऐसा मुख है और यहाँ पर काकल है। काकल के जस्ट सामने वाला भाग जो होगा वो कहलाएगा दोस्तों तालु, और जस्ट आगे वाला, घोड़ा चलता तो कैसे उसके थंब बसते हैं, और जिससे आपकी जीवा टकरा रही है ना दोस्तों, देखिए ध्यान से एक बार करके देखिए, जिससे टकरा रही वो वाला भाग क्या कहलाता है दोस्तों, ये मूर्धा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है ये दोस्तों? मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मूर्धा। अगर हम बात करें, ये दांत है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? ओठ है। अरे बोलो हाँ कि ना। ये क्या है? ओठ है। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दंत, ये दांत और मसूड़े हैं। यहाँ दांत और मसूड़े का योग बना है। क्या बना है? दांत और मसूड़े का। ये कहलाता है दंत मूल। क्या कहलाता है दोस्तों? दंत मूल। मूल मतलब होता है मसूड़े, दंत मतलब दांत। लेकिन दंत मूल मसूड़े तो नहीं लिख सकते, इसका मतलब इसका दूसरा नाम है दोस्तों वत्सर। क्या बोला जाता है? वत्सर। अब दंत मूल जहां पर मसूड़ी और दांत का योग होता है उसके बाद चले तो फिर क्या आएगा? दंत। तो इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? दंत। उसके बाद सबसे बाद ओष्ठ। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर और समझिए दोस्तों, बड़ी गंभीर समस्या हो जाती है जब आप इसको बुक में देखते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या लिखा है, तो आप बस देख के रह जाते, उसके ऊपर महसूस तो करिए, उसको देखिए। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिख नहीं रहा होगा आपको, नॉर्मल सा बना हुआ है। ये आपका हार्ट है दोस्तों। यहाँ से कोई भी अगर आप भाव या विचार आप निकाल रहे हो तो ऐसे ही चीजें निकलती है आपके वहां से। तो देखिए मैंने कहा सबसे पहले, देखिए यहाँ पर ध्यान से, दिख पा रहा है आपको? नहीं दिख पा रहा तो आप अपना खुद का, कई बार जब उसको दबा दोगे ना तो कुछ स्वर ऐसे हैं जो नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब नहीं निकल पा रहे तो क्या होगा? क्योंकि वो इससे अच्छा है। तो कंठ दिख गया सबको। चलिए उसके ऊपर जो लटक रही होगी वो, जिसको मैंने कहा था कि उसकी वजह से ये तय होता है कि किसकी आवाज बारीक है, क्यों है, वो काकल की वजह से। तो लटकने वाली जो होती है वो कहलाती है काकल। उसके ऊपर चले ये वाले भाग, आ करिए थोड़ा, और ऐसा मुंह हुआ आपका। देखिए ये आपका मुंह हुआ। तो मैंने कहा जो यहाँ पर काकल लटकी हुई है, काकल के जस्ट थोड़ा आगे वाला भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? तालु। क्या कहलाएगा दोस्तों? तालु। फिर मैंने कहा था घोड़े की थाप कैसे होता है, तो ये जैसे जीभ ऊपर टकरा रही है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? मूर्धा। फिर आप देख पा रहे होंगे सामने दांत और मसूड़े हैं, और दांत और मसूड़े का जो योग बन रहा है, यहाँ पर जैसे दांत है और ये मसूड़े है। देखिए अंगूठी के ऊपर का जो भाग है मसूड़े है और ये दांत है, तो ये भाग जो कहलाएगा वो भाग कौन सा कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा दंत मूल। और दंत मूल को क्या कहा जाता है? वत्सर। क्या कहा जाता है दोस्तों? वत्सर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? दंत। उसके बाद ओष्ठ। क्या ये बात समझ में आई? वापस से देखना, वापस से समझना कि मैंने क्या कहा? कंठ, देन तालु, देन मूर्धन्य, देन दंतमूल मतलब वत्सर, फिर दंत, फिर ओष्ठ। समझ में आई मेरी बात को? इसका मतलब ऐसा ही कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चारण स्थान का, किसका दोस्तों? उच्चारण स्थान का सही क्रम क्या है? उच्चारण स्थान का सही क्रम क्या है? और ऑप्शन में ए, बी, सी और डी। अरे ये तो क्वेश्चन बाद में आएगा, ये क्वेश्चन तो बाद में आएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपने सीख ही लिया। मुझे आप बताइए, ये काकल तो अलग रखिए, काकल कोई उच्चारण स्थान नहीं है, वो तो सिर्फ दिखाया था कि काकल यहाँ है। बताइए, बात करिए, सबसे पहले क्या आया था दोस्तों आपके पास? क्या आया था दोस्तों? कंठ आया था। क्या आया था? कंठ आया था। यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो कंठ के बाद अगला क्या आया था? तालु आया था। क्या आया था दोस्तों? तालु आया था। तालु के बाद अगला बढ़े तो अगला क्या आया था दोस्तों? मूर्धा आया था। क्या आया था दोस्तों? मूर्धा आया था। उसके बाद अगला चले तो वत्सर्य आया था। क्या आया था दोस्तों? वत्सर्य आया था। अगला चले तो दंत आया था। क्या आया था दोस्तों? दंत आया था। अगला चले तो ओष्ठ आया था। अरे तो क्या इसको याद करोगे? आज याद हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे। इसलिए देखना और महसूस करना सीख लीजिए अभी से उच्चारण स्थान को। ये आगे बहुत काम आने वाला है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको दिखा चुका हूं कि देखिए ना ये कंठ है, थोड़ा ऊपर बढ़े तो तालु आएगा, ये मूर्धा आ गया, दंत और मसूड़े जहां पर मिलते हैं उसको दंत मूल मतलब दूसरे शब्दों में उसको वत्सर्य कहा जाता है। उसके बाद दंत और उसके बाद देखिए ना क्रम से तो आ रहा है, ये क्रम से आ रहे हैं, बोलो हाँ ना। तो ध्यान रखिए ये उसका आंसर होगा क्या? ये। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए क्या, कि अगर
अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ऑप्शन में ए, बी और सी और डी लिखे हो और किसी भी ऑप्शन में वत्सरे ना लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑप्शन में वत्सर नहीं आएगा, इन्हीं को आगे पीछे करके आंसर देगा। इसका मतलब तब भी आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। ये मैं क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं कि किसी भी ढंग से क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपका क्रम तो बिल्कुल सेम है दोस्तों। क्या कि कंठ आएगा, कंठ के बाद तालु आएगा, दिखना चाहिए। ये जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, याद है ना जी? याद नहीं है, मुझे वो माउथ दिख रहा है, मेरा मुख दिख रहा है कि कंठ है साहब, उसके बाद तालु आएगा, तालु के बाद मुर्दा आएगा, मुर्दा के बाद वत्सर आएगा, वत्सर के बाद दंत आएगा, दंत के बाद ओष्ठ आएगा। मैंने कहा मुझे यहाँ मूर्धा भी नहीं लिखना है और मुझे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ में चारों में बताना है। केवल 4 ऑप्शन हर जगह दिए रहे होंगे, चारों को आगे पीछे किया होगा, तब भी मेरा अपना क्रम याद रखे। उसमें से अगर मूर्धा और वत्सर नहीं लिखे तो फिर सब जगह नहीं लिखे होंगे, इसलिए आंसर फिर ये होगा। मतलब कहने का तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे दोस्तों, जब आपको सबसे आधार वाला पता है तो फिर क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आपसे बनेगा। समझ में आया कि उच्चारण स्थान में क्वेश्चन कैसे आया और कैसे पूछा जा सकता है? चलिए, अब ये क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में करिए, मैं फिर से इसको आगे कोई वीडियो में और एक बार कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला। देखिए अगला क्या है दोस्तों, देखिए अब हमने पढ़ ली है और क्रम क्या था, कंठ, तालु दिख रहा है। अब मैं जब बोल रहा हूं, सुनो, अब मैं जब बोल रहा हूं तो आपको शायद देखना, अगर जिसने ईमानदारी से देखा होगा, जिसने ईमानदारी से समझा होगा, उसको फील होगा। देखना, मैंने बोला कंठ दिख रहा है, अरे महसूस करो ना, दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। तालु दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मूर्धा दिखा, बिल्कुल दिख रहा है। दांत और मसूड़े का योग, दंतमूल, वत्सर दिख रहा है। देन दांत, दंत दिख रहा है। देन और ओष्ठ दिख रहा है। रटने की क्या जरूरत है, जब खुद के पास वो चीजें अवेलेबल हो तो फिर ये अलग से रटने की क्या जरूरत, समझ में आया। लेकिन अब बारी आ गई कि स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होगा। कौन सा स्वर कहां से उच्चारित किया जाएगा, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर आपने कौन सा क्रम पढ़ा था। पहले क्या आया था, कंठ। दूसरा क्या आया था दोस्तों, तालु। तीसरा क्या आया था दोस्तों, मूर्धा। क्या आया था दोस्तों, मूर्धा। अगला क्या आया था दोस्तों, वत्सर, मतलब दंतमूल। क्या आया था दोस्तों, दंतमूल। अगला क्या आया था दोस्तों, दंत। देन क्या आया था दोस्तों, ओष्ठ। बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो ना हाँ कि ना, बिल्कुल आएगा। तो स्वरों का उच्चारण की बात करें तो जरा बताइए दोस्तों, अगर ये लिखा है अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ, इनमें कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जो एक जैसे हैं? तो मैंने कहा ये एक जैसे दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। ये अलग है, ये एक जैसे है और ये एक जैसे। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट में हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो युग्म है वो कौन सा है, अ और आ का। बोलो हाँ है ना। अगर दूसरे की बात करें तो क्या है, ई और ई है। अगले की बात करें दोस्तों तो क्या है, ऊ है और ऊ है। अगले की बात करें दोस्तों तो क्या है, री है। क्या है वो, री है। पांचवी की बात करें तो क्या होगा, ए और आई होगा। अगले छठवें की बात करें तो क्या होगा, ओ होगा और आओ होगा। अरे बोलो ना जी, ऐसे ही होगा। अब हमें बताना है कि कौन कंठ से कौन तालु से बोला जाता है। दोस्तों अगर आपने ये सीख लिया है, क्या सीख लिया दोस्तों, आपने ये सीख लिया है, तो मान के चलिए आपका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आ चुका है। देखिए कैसे, देखिए कैसे। कुछ देर पहले आपने सीखा था, उसमें देखिए सबसे पहला क्रम किसका है, कंठ का। अरे साहब कुछ आप इनको या तो महसूस कर सकते हो। महसूस करने में क्या होगा कि आप सुनिए, जैसे मैंने बोला अ कंठ से बोला जाता है अ। अब इसको महसूस करवाऊं क्या, कैसे करोगे पता है, कुछ मत करिए। जो मैंने कंठ बताया था ना, वो जो दिख रही है यहाँ पर, उसको दबा दीजिए जोर से। आप बोल ही नहीं पाओगे, आ दबा दीजिए, नहीं बोल पाओगे। तो महसूस करना है तो ऐसे महसूस कर पाओगे। इसलिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि आपको लंबे समय तक दिमाग में स्थिर रहेगी पिक्चर। क्या कि उच्चारण स्थान में पहला कौन था, बोले कंठ।
तो हमारा हमने क्या कहा कि अ और आ दोनों कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से। कहां से उच्चारित होते हैं दोस्तों? कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला क्या है? तालु। तो डेफिनेटली अगला क्या पढ़ रहे हैं हम? तालु। अगला क्या है? मुर्दा। लेकिन हमें इतना याद है कि कुछ देर पहले ऊ और ऊ को हमने बोला था और उसमें किसके आधार पर? ओठ के आधार पर ऊ ऊ। तो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि ऊ और ऊ के लिए सबसे ज्यादा कौन सा योगी है? ओष्ठ। तो यहां पर वन हमने अलग कर दिया, ओष्ठ। बाकी क्रम सेम है, देखिए कंठ, तालु। अब री मूर्धा से। किससे बोला जा रहा है जी? मूर्धा से। बोलो हाँ है ना? ए और ए, ओ और औ। ये मैंने आपको सेम का सेम बोला, ये आपको पहले ही बता था। मतलब ये जो क्रम है कंठ, तालु और मूर्धा का एक जैसा रखा, बस बीच में ओष्ठ को डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमको पहले से जानते हैं। अब आ गया दो। इनका क्या बोला मैंने? इनका क्या होगा? तो बताइए, आपके पास समय है, आप वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। सोच कर बताइए दोस्तों। चलिए देखें कैसे ए और आई कैसे बनता है, ओ और औ कैसे बनता है। तो सुनिए ध्यान से, जरा मुझे बताइए ए और आई बनते कैसे दोस्तों? मैंने कहा के साथ, याद आ रहा है एक लाइन, के साथ ई का तो ए बनेगा, के साथ बड़ी ई तो आई बनेगा, के साथ ऊ तो ओ बनता है, के साथ बड़ा हो तो क्या बनता है? औ। बात समझ में आती है? मैंने कहा के साथ लघु ई होती है तो क्या बनता है? ए। के साथ दीर्घ ई होती है तो क्या बनता है? आई। के साथ लघु ऊ होता है तो क्या बनता है? ओ। के साथ दीर्घ ऊ होता है तो क्या बनता है? औ। आप छोटा बोले, लघु बोले या तो संधि बोले, संयुक्त बोले, समझ में आ रहा है? मैंने आपको पहले एक के 4 नाम 6 नाम बताए थे स्वरों के, समझ में आया? देखिए, तो अ के साथ ई का संपर्क तो क्या बना? ए। अ के साथ ई का योग तो क्या बना? आई। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल रहा है, तभी तो ये बन रहा है। बताओ ना जी, बन रहा है ना? क्या? अ के साथ ई ए, अ के साथ ई आई। इसका मतलब कंठ और तालु दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब इसको बोला जाएगा कंठ प्लस तालु से उच्चारण स्थान। ये क्वेश्चन में आ गया कि ए और आई कहां से उच्चारित किया जाता है। ऑप्शन में आ गया ए तालु, बी ओष्ठ, सी मूर्धा, सी मूर्धा और डी कंठ प्लस तालु। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? कंठ प्लस तालु। शायद मैंने ए और आई का कंठ प्लस तालु लिखा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि ओ और औ का क्या होगा, क्योंकि आपको ये भी याद आ गया कि जब आ लघु ऊ के साथ मिलता है तो क्या बनता है? ओ। जब अ दीर्घ ऊ के साथ मिलता है तो क्या बनता है? औ। बात समझ में? मतलब ये वाला पेयर जब इस वाले पेयर से मिलता है तो ये बनता है। इसका मतलब जब कंठ ओष्ठ से मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों? ओ और औ। तो बोल सकते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये किसका क्रम था दोस्तों? ये जो लिखा है किसका क्रम लिखा था अपन ने? उच्चारण स्थान का क्रम कभी आ गया तो उच्चारण स्थान का क्रम कैसा होगा? जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें उसकी मदद कैसे ली कि साहब पहले कंठ था तो कंठ लिया, दूसरा तालु था तो तालु लिया, तीसरा मूर्धा भी ले लिया, लेकिन बीच में इसको क्यों डाल दिया? क्योंकि ऊ और ऊ आपने छोटा बच्चा बता देगा कि कहां से बोला जा रहा है? ओष्ठ से। बाकी फिर ये कैसे हुआ? ये संयुक्त स्वर थे, ये भी संयुक्त थे और कैसे बन रहे थे वो हमें पता था इसके बेसिस पे। तो अगर एग्जाम में ये आ गया तो ऐसे क्वेश्चन लगा पाएंगे कि तालु से कौन सा बोला जाता है? 4 ऑप्शन आ गए तो बता पाओगे ना? ठीक है जी, ये हुआ हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।